नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। आज हम उस कड़वे सच से पर्दा उठाएंगे जिसे ब्रिटेन सरकार दुनिया से छिपाना चाहती है। भाईचारे की चादर ओढ़कर ब्रिटेन में एक ऐसा कानून लाया गया है जो न केवल अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोटता है बल्कि हिंदू और सिख के अस्तित्व के लिए भी खतरा है। दरअसल 1 महीने पहले इंग्लैंड की सरकार ने एक कानून पारित किया। इस कानून में मुसलमानों के प्रति नफरत को अपराध माना गया है। एंटी मुस्लिम हॉस्टिलिटी की ये नई परिभाषा असल में बैकडोर इशुनिंदा कानून है, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण है। इस कानून की आड़ में ब्रिटेन में सच बोलना अपराध माना जाएगा। अगर आप कट्टरपंथ पर सवाल उठाएंगे तो आप पर केस होगा। अगर आप ग्रूमिंग गैंग से बचने की बात करेंगे तो पुलिस आपको गिरफ्तार करेगी। आंकड़ों का खेल देखिए, निशाने पर सबसे ज्यादा दूसरे वर्ग के ही लोग हैं, लेकिन कानून की ढाल केवल एक खास समुदाय को दी जा रही है। क्या ये लोकतंत्र है या फिर मध्यकालीन तानाशाही? लेकिन ब्रिटेन का हर सच्चा सरदार समझ चुका है कि उसका असली दुश्मन कौन है। हिंदुस्तान में हम देखते हैं कि कैसे खालिस्तानी सोच वाले लोग और मुस्लिम कट्टरपंथी हाथ मिलाकर देश के खिलाफ साजिश रचा करते हैं। लेकिन ब्रिटेन के सिखों ने आज पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल पेश की है। उन्होंने इस काले कानून के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, क्योंकि वह जानते हैं कि यह दोस्ती केवल दिखावा है। ब्रिटेन के सरदारों से उन लोगों को सबक लेना चाहिए जो भारत में बैठकर मुस्लिम सिख एकता का फर्जी राह कलापते हैं। इतिहास गवाह है कि वर्तमान के आंकड़े भी गवाही दे रहे हैं कि जहां जहां कट्टरपंथ को ताकत मिली है वहां उसने बाकियों को निगलने का काम किया है। चाहे वो पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो या ब्रिटेन की गलियां, अल्पसंख्यक हिंदू और सिख ही सबसे पहले निशाना बनते हैं। हिंदुस्तान में जो खालिस्तानी सोच वाले लोग अपनी जड़ों को भूलकर कट्टरपंथियों की गोद में खेल रहे हैं, उन्हें समझ लेना चाहिए कि कट्टरपंथ किसी का सगा नहीं होता। आते हैं जवाब तो चाहिए के सवालों पर। सवाल महत्वपूर्ण है और रखना बेहद जरूरी है। मुस्लिम विरोधी नफरत की नई परिभाषा आखिरकार क्या है? सबसे देखिए पहला ही सवाल और महत्वपूर्ण सवाल। दूसरे सवाल पर हम आएंगे, अभिव्यक्ति की आजादी का डेथ वारंट है क्या ये? तीसरा सवाल आपके सामने रखेंगे, क्या सच बोलना शत्रुता कहलाएगा? उसके बाद क्या कट्टरपंथ पर सवाल उठाना अब ब्रिटेन में अपराध हो गया है? ब्रिटेन के सिख संगठनों ने कोर्ट जाकर इस कानून को चुनौती देने का फैसला किया है। वे समझ गए हैं कि हलाल की जिद और शरिया की सोच रखने वाले कभी भी गुरु नानक देव जी के अनुयायियों के हितैषी नहीं हो सकते। ये लड़ाई अब सिर्फ ब्रिटेन की नहीं, ये पूरे दुनिया के हिंदू और सिख समाज की एकता की लड़ाई है। ब्रिटेन की लेबर सरकार ने मजहब के नाम पर जो आग लगाई है, उसकी तपिश अब उसे खुद झेलनी होगी। अगर सरकार आज नहीं जागी तो वह दिन दूर नहीं है जब वहां का लोकतंत्र केवल किताबों में रह जाएगा और सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ कट्टरपंथियों का राज होगा। लेबर सरकार को याद रखना चाहिए कि तुष्टीकरण की आग में अक्सर हाथ जलाने वाले ही सबसे पहले खाक हो जाते हैं। तो कट्टरपंथ के खिलाफ ब्रिटेन में जो धर्म युद्ध है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। ऐसे में आपको बता रहे हैं कि जैसे ही इस कानून को लाया गया, वहां के सिख समुदाय के और सिख संगठन के लोगों ने इसका विरोध किया। कोर्ट जाकर उन्होंने आपको बताने की रिट भी लगाई और इस कानून को पूरी तरीके से रद्द करने की मांग जो है वो यहाँ पर उठाई गई है। लेकिन सबसे बड़ी सीख हिंदुस्तान में बैठे ऐसे खालिस्तानी सोच वाले लोग और ऐसे जिहादियों को लेनी चाहिए, और ख़ास तौर पर ऐसे खालिस्तानियों को लेनी चाहिए सिख समुदाय जो कि ब्रिटेन में मौजूद है, ऐसे लोगों से जो वाकई में ऐसे कानूनों का जमकर विरोध करते हैं। क्योंकि अगर हम भारत की बात करते हैं तो यहाँ पर खालिस्तानी सोच और ऐसे जिहादी की जो एकता की मिसाल है वो लगातार देखने को मिलती है। ये दोनों हाथ मिलाकर रहते हैं और भारत के लिए लगातार साजिशें रचने का काम करते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन में जो सिख संगठन है वो लगातार इस कानून का विरोध कर रहे हैं। वहाँ के बैठे जो सरदार हैं वो लगातार इस कानून का विरोध कर रहे हैं, और यहाँ पर बैठे ऐसे कट्टरपंथी सोच वाले जो अपने आप को कहते तो सरदार हैं लेकिन काम उनके गलत है, उनको वाकई में ऐसे सरदारों से सबक लेने की जरूरत है। तस्वीरों के माध्यम से भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि स्थिति क्या बनती हुई नजर आ रही है। और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिरकार किसी भी मुसलमान के लिए अगर कुछ भी कहा जाएगा तो वो अपराध कैसे हो जाएगा? सरकार एक वर्ग को साफ तौर पर वहां पर संरक्षण देने का जो काम है वो करती हुई नजर आ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब इंग्लैंड सरकार ये चाह रही है कि अगर सिख समुदाय को दबाने की जो कोशिश है वो वहां पर देखने को मिल रही है, और साथ ही साथ मुसलमानों के प्रति अगर आपने कुछ भी कहा या सोशल मीडिया पर अगर आपने कुछ भी लिखा तो वो अपराध की श्रेणी में आएगा और आपको कानूनी कार्रवाई का
सामना भी करना पड़ेगा। इसलिए ये कहीं ना कहीं बड़े सवाल तो यहाँ पर खड़े करती ही है। और आपको ये भी हम जानकारी दे दें कि ब्रिटेन में कट्टरपंथ पर सवाल उठाना अब अपराध क्यों बन रहा है, ये जानना जरूरी है। इस पर चर्चा भी करेंगे, कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि कट्टरपंथियों की दोस्ती तो बेनकाब हो ही रही है। साथ ही साथ वहां पर बैठे जो सरदार हैं, जो सच्चे सरदार हैं, वो इस कानून का विरोध भी कर रहे हैं, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि ये जिहादी लगातार सरदारों को, हिंदुओं को इस तरीके से परेशान करेंगे और झूठे मुकदमे भी दर्ज कराएंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। अरविंद सिंह तेजावत है, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। अरविंद जी, स्वागत है आपका। रमणीक सिंह मान जी हैं, आपका भी स्वागत है मान सर। कनिका भारद्वाज हैं, अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट की। कनिका जी स्वागत है। और मुस्लिम स्कॉलर हैं अकील जी। अकील जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। चर्चा को आगे बढ़ाएं। और लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो ये देखने को मिल रही है कि स्थिति बेहद गंभीर है। मान जी, मेरी आवाज पहुंच रही है क्या आप तक? रमणीक जी, आवाज पहुंच रही है? जी, मैं सुन पा रहा हूं, बिल्कुल। मान जी, क्योंकि जिस तरीके से जो सरदार हैं वो ब्रिटेन में तो जाग गए हैं और इस काले कानून का विरोध भी वहां पर कर रहे हैं, लेकिन जो हिंदुस्तान में बैठे सिख समुदाय के लोग हैं, वाकई में ये सबक लेने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पर कट्टरपंथियों की और खालिस्तानियों की बड़ी दोस्ती देखने को मिलती है। तो मुझे लगता है कि ऐसे सोच वाले लोगों को ब्रिटेन के सरदारों से सीख लेने की आवश्यकता अब हो रही है कि जब वो ऐसे जिहादियों के खिलाफ उतर सकते हैं मैदान में, तो यहाँ पर ये दोस्ती क्यों? ये देखिए क्या है कि बहुत लंबा समय हो गया आजादी से लेके आज तक। एक बड़ा, मतलब ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, एक बड़ा ओपन सा एक कैंपेन चल रहा है जिसके अंदर सिखों को मुसलमानों के करीब दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, हकीकत ये है, अगर हम पास्ट में जाएं, पीछे जाएं, तो जिस वक्त सिक्खी का जन्म हुआ उस वक्त भारतवर्ष में केवल दो धर्म थे, एक सनातन धर्म और एक इस्लाम। तो इसके अंदर कोई बहुत कठिन, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि ये आइडेंटिफाई करना कि सिक्खी जो है वो सनातन से निकली या इस्लाम से निकली। अब वो जो कंपैरेटिव एनालिसिस है या जो लोग मिलान करने का प्रयास कर रहे हैं वो बिल्कुल नाजायज है। और दूसरी बात ये है कि इसके अंदर एक्सेप्टेंस के अंदर जिन लोगों को तकलीफ है कि सिक्खी सनातन से निकली है, ये उनकी सोच का नतीजा है कि आज आप ये कंफ्यूज्ड देखिए, जैसे हमारा पड़ोसी मुल्क है वो अपनी आइडेंटिटी को लेकर कंफ्यूज्ड है, और वैसे ही वो सिखों को कंफ्यूज करने का प्रयास कर रहे हैं कि दरअसल सिख आइडेंटिटी है क्या, व्हाट इज द रियल सिख आइडेंटिटी। तो मैं ये समझता हूं कि जहां तक यूके का सवाल है, तो यूके के अंदर, क्या आप मेरे को सुन पा रहे हैं? जी जी, आवाज आ रही है आपकी। जी, तो जहां तक यूके का सवाल है, तो यूके के अंदर जो ये लॉ लेके आए हैं, आपको इस बात का मौलाना महमूद जो हैं, वो यूके की होम सेक्रेटरी हैं, और जिस किस्म से एक मुस्लिम ब्रदरहुड ने यूके को टेक ओवर कर लिया है, अगर आप डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान पीछे सुनेंगे तो उन्होंने कहा था कि द मेयर ऑफ लंदन इज अ टेरेबल मैन। एंड लंदन के अंदर अब लड़ाई इस बात की है कि शरिया कोर्ट्स और शरिया कानून कब नाफिज होगा लंदन के ऊपर। और वेस्टर्न यूरोप इस आया है निकल के कि अगला जो जिहादी तंजीम है या जो अगले मिलिटेंट ग्रुप्स हैं वो यूरोप से निकलेंगे बनिस्बत इसके कि वो भारत से निकलेंगे। और इसके अंदर एक बड़ा दिलचस्प किस्सा मैं आपको अगर बताऊं तो यूएई ने, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने 2017 में ये कह दिया था वाज़े तौर पे, और अभी उन्होंने एक उसके ऊपर सर्कुलर जारी किया है कि यूके की यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल किया हुआ कोई भी व्यक्ति होगा उसकी डिग्री को वो इनवैलिड मानेंगे, अवैध मानेंगे। क्यों? कि वहां पे मुस्लिम रेडिकलाइजेशन और इस्लामिक रेडिकलाइजेशन बहुत ज्यादा स्तर पे प्रोपेगेट की जा रही है। और अगर आप इस बात का यकीन ना करें तो सच्चाई ये है कि एक हरमन सिंह कपूर नाम के व्यक्ति हैं जिनका लंदन के अंदर रेस्टोरेंट है, जिन्होंने लिखा कि हम हलाल मीट नहीं बेचते, हम केवल झटका मीट बेचते हैं। और मैं बहैसियत अमृतधारी सिख में आपको ये बता सकता हूं कि हमारे को हलाल मीट, पुट्ठा मीट खाना हराम है, मना है, हम नहीं खा सकते। और ये प्रोपेगेट करने का प्रयास अगर हम अपने रिलीजन को नहीं कर सकेंगे और अगर इसको क्रिमिनलाइज कर दिया जाएगा यूके के अंदर, तो ये एक बहुत चिंता का विषय है जिसके ऊपर सिख संगठनों ने, विशेष तौर पे एनएसओ नाम का संगठन है जो नेटवर्क ऑफ सिख ऑर्गेनाइजेशन का, उसने इसके ऊपर एक कोर्ट के अंदर अर्जी दायर की है। और जो सिख बिलीफ है और जो सिख फेथ है
और जो धर्म की आजादी है उसके लिए 9वीं पातशाही गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह ने शहादत दी थी। तो अगर हमारे इतिहास में शहादतें हैं फ्रीडम ऑफ बिलीफ और प्रैक्टिस की, तो वो किस तरीके से रोकी जा सकती है? ठीक है। और वेस्टर्न वर्ल्ड जो माना जाता था डेमोक्रेसी के अंदर के फ्री स्पीच के लिए, लेकिन बिल्कुल मैं रोकना चाहूंगा आपको माफी के साथ, लेकिन सच्चाई तो यही है ना कि सिखों को वहां पर दबाने का काम हो रहा है। मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन अकील खान जी लगातार बने हैं। अकील जी, कब उम्मीद करूं इंग्लैंड की टिकट आपकी होने वाली है और इंग्लैंड जाके आप बसने वाले हैं? क्योंकि अब तो वहां पर आपको आज़ादी मिली गई है कि कोई भी कुछ कहेगा तो तुरंत कार्रवाई हो जाएगी। अरे आप तो नफरत बढ़ाने में कामयाब हो रहे हैं। आप तो देश के अंदर तो नफरत पैदा ही कर रहे हो, दूसरे मुल्कों में भी नफरत पैदा कर रहे हो। तो ये तो आपका काम ही इतना है कि सिर्फ नफरत पैदा करना। अच्छा, कानून सही है वो? बिल्कुल सही है। तो हिंदुस्तान में भी नहीं? अच्छा, तो फिर हिंदुस्तान में भी ये कानून, हिंदुस्तान में भी कानून जारी कर देते हैं? नहीं, सुनिए ना, हरमन सिंह कपूर के रेस्टोरेंट के ऊपर जो चढ़ दौड़े थे और ये कहा था कि तुम हलाल मीट बेचोगे भी और खाओगे और खिलाओगे भी, तो ये कितना जायज था मौलाना? इनको पहले सरदार जी को चुप कराइए, बहुत बड़े सरदार जी है, इनको चुप कराइए। अरे मौलाना, तुम तो क्या, तुम्हारी 4 पुश्तें चुप नहीं करा पाएंगी सरदार जी को। तमीज से बात करो, आपकी बात सुनेंगे। नहीं, ये तरीका नहीं है, ये तरीका नहीं है अकील जी, ये तरीका नहीं है बात करने का। ये क्या कह रहा है? नहीं, आप कैसे बात कर रहे हैं? नहीं, ये क्या कह रहा है? नहीं, आप कैसे बात कर रहे हैं कि क्या कह रहा है? इसी वजह से मैंने आपको बोला कि आप इंग्लैंड जाइए, क्योंकि आप इंग्लैंड जाइए, वहीं पर ये सब चल पाएगा, हिंदुस्तान में नहीं चल पाएगा। ये बोलने की तमीज है? आपको बोलने की तमीज, उन्होंने तो कुछ बोला ही नहीं है। उन्होंने तो कुछ बोला ही नहीं है अभी तक। क्या नहीं बोला? 4 पुश्तों तक पहुंच गया, बोला नहीं? आपने किस तरीके से भाषा की शुरुआत की, आप अपना देखिए ना। मैं उतनी देर वो बोल रहे थे, मैंने कोई इनको टीका टिप्पणी की? जब वो बोल रहे थे, अपना पक्ष रख रहे थे, मैंने चलिए ठीक है, आप अपना पक्ष रखिए पहले। आप बताइए ना, जब ये बोल रहे थे मैंने इनके बारे में कोई, अरे ठीक है, मेरा बस इतना सा सवाल है। आपने कहा कि भाई वो कानून सही है, तो हिंदुस्तान में भी कानून लागू कर देते हैं कि अगर हिंदुओं के खिलाफ कोई कुछ बोलेगा तुरंत मुकदमा लगेगा, फिर इसको भी सही मानिएगा क्या? आज इस देश के अंदर आप और आपके चैनल दिन रात पानी पी पी करके मुसलमानों के प्रति जितने संगठन हैं, जिहादियों नहीं तो मुसलमान के नहीं, मुसलमानों के जो संगठन है वो कर क्या रहा है ये भी तो देखिए ना। कहाँ बम लगा रहे हैं, मस्जिदों में क्या हो रहा है, जिहादी क्या कर रहे हैं, देखिए ना। उन्हीं को बेनकाब कर रहा है सुदर्शन न्यूज, और कुछ नहीं कर रहा। बस मंदिरों को देखिए, एक केस बताइए मंदिर में क्या हो रहा है, एक केस बताइए मंदिर में क्या हो रहा है। फालतू की बात नहीं, फालतू की बात नहीं, फालतू की बात नहीं। किसी मंदिर में कुछ गलत कृत्य नहीं हुआ है। आप मंदिरों में आपके सुनिए, आपके जो जिहादी भाई है ना, वो मंदिरों में मांस के टुकड़े फेंकते हैं, हम फेंके? बात नहीं करेगा प्रद्युमन जी, जो सही धर्म गुरु होगा वो इस जो तरीके की कोर बात टू नहीं खान करेगा। प्रोजेक्ट चल रहा है यूके के अंदर, बात जहाँ हो पे रही है, सिखों की लड़कियों आप को बात कर इस्लाम रहे हैं धर्म के अंदर आप कन्वर्ट ये करने का एक अपने बहुत सवाल लंबा के प्रोजेक्ट चल रहा है। पहले ये उसके खिलाफ बोलेंगे यदि तो भी कानूनी जो है मुकदमा ऊपर पड़ेगा और उसके ऊपर आप क्रिमिनल एक्ट माना जाएगा। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन कहां बच गया भाई यूके के अंदर? और उसको अगर आप जायज ठहराएंगे तो मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा कोई, मैं समझता हूं कि मूर्खतापूर्ण बात नहीं हो सकती। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास भी। अरविंद जी, आप थोड़ा बेहतर तरीके से समझाइए। अकील जी भी आपको सुन रहे हैं। बहरहाल अभी आधे घंटे बाद उनकी इंग्लैंड की टिकट है, जा रहे हैं, वहीं पे बसेंगे, अब वो हिंदुस्तान छोड़ने वाले हैं। आप इनको बताइए और थोड़ा मुझे भी और दर्शकों को समझाइए कि जब ये कानून अकील जी के लिए वहां पर तो सही हो गया, अब हिंदुस्तान में अगर ऐसा कानून लागू कर दे सरकार कि अगर जो भी हिंदुओं के लिए कुछ बोलेगा तो वो नफरत में आएगा और तुरंत कार्रवाई हो जाएगी, इनको यहां पर आपत्ति है इस पर। लेकिन जब मुसलमानों के लिए वहां पर कानून लाया गया तो ये सहमति जता रहे हैं। बताएं अरविंद जी। तो कुछ बोलते ही नहीं। प्रद्युमन जी, जहां तक मेरा ख्याल है, मुझे लगता है कि किसी भी तरह का कट्टरपंथ, वो चाहे इस्लामिक कट्टरपंथ हो, हमें उसको काफी सजगता से और सतर्कता से देखना चाहिए। और दूसरी बात यह कि अगर हमारी सारी की सारी एनर्जी अगर हम इस्लामिक कट्टरपंथ या इन तमाम चुनौतियों से लड़ते उलझते अगर बिताएंगे, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे तमाम सवाल जो है वो एक तरीके से दरकिनार रह जाएंगे। भारत को अभी बहुत आगे बढ़ना है, बहुत अभी लंबी लड़ाई है, और ऐसे में अगर मान लो भारत अंदर से ही अगर डिस्टर्ब रहता है तो इसका नुकसान केवल हिंदुओं को नहीं, मुसलमानों को भी काफी बड़े तौर पर है। उस कट्टरपंथ का नुकसान उन्हें है क्योंकि वो भारत का हिस्सा है,
और अगर उस हिस्से के कारण अगर उसको कोई नुकसान होता है, देश का डेवलपमेंट रुकता है, तो इसका सीधा सीधा असर देश की सारी ही जनता पे आएगा। तो मुझे लगता है कि जो धर्म है, ये इतने गंभीर मसले हैं कि मुझे लगता है कि ये केवल उनको केवल शिक्षा संस्थानों और उनकी बहस का हिस्सा होना चाहिए। मुझे लगता है कि आम आवाम की जो चिंता होनी चाहिए वो मुझे लगता है कि कुछ अलग होनी चाहिए, और जिसमें मुझे लगता है कि जो देश का डेवलपमेंट है और देश किस तरीके से प्रगति कर सकता है, हम हमारे देश में आंतरिक सुधार किस तरीके से लाएं ताकि ये जितने भी जो अवसरवादी जो लोग हैं वो इसका फायदा ना उठा पाए। और हम जानते हैं कि इसी कट्टरपंथ का फायदा उठा के बहुत सारे जो मुस्लिम नेता है वो उसका काफी इस्तेमाल करते रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इन सभी चीजों में काफी सतर्कता और मुझे लगता है कि काफी मैच्योरिटी की और परिपक्वता की जरूरत है। प्रद्युमन साहब। बिल्कुल। अकील जी बताएं, ये कानून का विरोध तो कर नहीं रहे हैं लेकिन समर्थन जरूर कर रहे हैं। अब मैं उम्मीद करूं कि भारत में लागू होगा तो इसका आप समर्थन जरूर करेंगे? नहीं, तो मैं तो कह रहा हूं ना, इस देश के अंदर आप भारत से बाहर जब निकल के बात करेंगे तो बहुत अच्छी बात करेंगे, और जब भारत के अंदर की बात करेंगे तो आपके मुंह में दही जम जाएगा। मैं कह रहा हूं, इस देश के अंदर कोई भी इंसान हो, अगर किसी धर्म के प्रति अभद्र टिप्पणी करता है, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करता है, किसी धर्म के बारे में टीका टिप्पणी करता है, तो ऐसा कानून बने कि उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आप लोग अभद्र टिप्पणी कब करते हैं? आप तो सीधा पत्थर और ईंटें फेंकते हैं। नहीं, अभी आप ईंटों की बात करेंगे तो मैं आपको गिनाने लगूंगा तो फिर आपके पेट में दर्द पैदा हो जाएगी। आपके अभी कल गाजीपुर का, यूपी का मामला है, भारत के अंदर का, अभी कल गाजीपुर में अंदर क्या हुआ है उस पर आप टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। अब ऐसे 50 मामले में आपको गिना दूंगा। नहीं, अच्छा ये चीज बताइए, ये बताइए ब्रिटेन में, अच्छा सुनिए ना, अच्छा सुनिए, इंग्लैंड में यहीं पर होते तो आप सीना कूट रहे होते। हाँ, अगर सुनिए, बात तो सुनिए। मुसलमानों ने की होती तो आप सीना कूट रहे होते। अच्छा सुन तो लीजिए अकील जी, उस पे आप नहीं बात करेंगे। सुन तो लीजिए अकील जी। इस देश के अंदर संविधान है, जो कोई किसी धर्म के बारे में टीका टिप्पणी करे उसके खिलाफ ऐसा सख्त कानून बने। अरे तो सख्त कार्रवाई होती तो है, बुलडोजर एक्शन होता है तो उसके विरोध में आप उतर आते हैं कि साहब घर तोड़ रहे हैं हमारा, फिर उसमें भी उतर आते हैं जब कार्रवाई होती है। तो नहीं, तो जब हुकूमत निष्पक्ष कार्रवाई करे तो निष्पक्ष कार्रवाई तो है ही है। जो दोषी है, अब जो दोषी है उसके घर को उजाड़ा जा रहा है तो क्या गलत है? भारत के अंदर हिंदू मुसलमान की सियासत होती है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश अभी आपकी सोच है, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, यहाँ पर क्या हालत होती है। अगर कोई आरएसएस, बजरंग दल, हिंदू युवा वाहिनी का पदाधिकारी कितना भी कोई गलत काम करे तो सरकार और पुलिस प्रशासन नहीं उसके सख्ती करेगी। बिना तथ्यों की बात का कोई मतलब नहीं होता है। अकील जी बस इतना बता दीजिए आप। अरे आप सुनिए, लगातार बोलने से थोड़ा ना कुछ होता है। अब लगातार आप बोलते रहेंगे उसका क्या नतीजा निकलेगा? आप इतना बता दीजिए कि आप ये कह रहे हैं कि भाई वो कानून वहां पर जो आया है वो सही आया है। एक बार लाइए, सभी गेस्टों को लाइए स्क्रीन पर। वो जो कानून आया है वो वहां पर सही आया है, लेकिन आप इतना नहीं बता रहे हैं कि जो यहाँ पर बैठे हुए हिंदुस्तान में ऐसे जिहादी हैं और ऐसे खालिस्तानी है जिनकी मिलीभगत रहती है, और आप लोग तो खैर मिलीभगत रखते ही हैं, तो उनको तो सबक लेना चाहिए वहां के सरदारों से कि भाई वो विरोध कर रहे हैं इस चीज का कि ये गलत है। आप उसकी सहमति जता रहे हैं। सुनिए, सरदारों की आप हिमायत में दही चाट रहे हैं, लस्सी पी रहे हैं। इंदिरा गांधी के हत्यारे कौन थे? इंदिरा गांधी के हत्यारे कौन थे? उस पर जिक्र करोगे? नहीं करोगे। हमने पहले ही कहा आपसे कि भारत के अंदर एक ऐसा कानून बने कि अगर कोई किसी धर्म के बारे में, वो चाहे हिंदू हो, अच्छा मान जी कुछ जवाब देना चाह रहे हैं आपको? मान जी जवाब, मैं इस पर जवाब देता, लेकिन मैं चाहूंगा कि मान जी जवाब दें तो बेहतर दे पाएंगे। दीजिए मान जी। मेरे को लॉजिक समझ में नहीं आ रहा। ये कह रहे हैं इंदिरा गांधी के कातिल कौन थे? गुरु तेग बहादुर साहब के कातिल कौन थे? छोटे साहबजादों के कातिल कौन थे? 1 लाख हिंदुओं के कातिल कौन थे? 1.25 मन जनेऊ बिल्कुल बोल के सोने वाला कौन था? बिल्कुल ये तो कौन था मौलाना? ये क्या बातें कर रहे हो आप मौलाना? क्या किसको समझा रहे हो, किसको पढ़ा रहे हो मौलाना? जब गिरेबान में झांकिएगा ना तो आपके पूर्वज भी सनातनी निकलेंगे। आप भी कोई अरब तुर्क नहीं हो, समझे मेरी बात को? और सच्चाई में आपको एक बयान कर दूं, आपको बुरा तो लगेगा। अभी थोड़ी देर पहले आप प्रद्युमन के पेट में दर्द करा रहे थे, अब आपके पेट में दर्द होगा।
आपको लोग सुनो, सुन रहे होंगे। अच्छा अखिल जी, तलवार अच्छा के मान जोर जी, पे मान जी मैं आपको convert रोकना हुए, चाहूंगा, आपको सुनो, मान जी, मेरी मान जी, बात को मान जी मैं आपको रोकना चाहूंगा। अखिल जी थोड़ा सुन लीजिए, अब आपने बोल लिया ना, अब नहीं आप सुनिए ना, पहले उस पर जवाब दीजिएगा। मोहम्मद अकील साहब, आपके पूर्वज तलवार की नोक पे कन्वर्ट हुए थे, ये पाठ हमको मत पढ़ाओ। समझ में बात, हम लोग धर्म के रक्षक हैं, सिख हैं तो सनातन का मजबूत हाथ है, हम तलवार हैं। क्या बात कर रहे हो आप किसको पाठ पढ़ा रहे हो? कौन पकड़े? आप मेरे को पाठ पढ़ाओगे? आप बताओ गुरु तेग बहादुर साहब के हथियारे कौन थे? बताइए, गुरु तेग बहादुर साहब के हथियारे कौन थे? छोटे साहबजादों के, बड़े साहबजादों के हथियारे कौन थे? वो कौन बादशाह था जो 1.25 मन जनेऊ तोल के सोता था? वो किसके खिलाफ पंडित कृपाराम मटन से चल के आए थे? ये युद्ध जो भारत के अंदर हुए, सिखों ने लड़े, वो किसके विरुद्ध लगे? ये धर्म के युद्ध। आप बताइए ना, वो कौन लोग थे जिन्होंने लाखों करोड़ों की गिनती में इंसानियत को कत्ल किया? वो कौन लोग थे जिन्होंने इधर इस देश की यूनिवर्सिटीज को, इस देश के विश्वविद्यालयों को, जो प्राचीन समय से चली आ रही थी, उनको फूंक दिया? आप बताइए ना वो लोग कौन थे? आप पूछ रहे हैं इंदिरा गांधी के कातिल कौन थे? आप ये बताइए ना कि गुरुद्वारा दरबार साहब के ऊपर टैंक चढ़ाने वाले कौन? बिल्कुल बिल्कुल जवाब दे दिया मान जी, ठीक है, आपने जो जवाब दिया है, ठीक है, एक बार लाइए सभी के स्क्रीन पर। मान जी, जो आपने जवाब दिया है वो बिल्कुल सही जवाब दिया है। अखिल जी, अखिल जी, जब नहीं आपके जो वंशज आ गए थे मुगल यहाँ पर, मुगलों ने क्या कुछ रौद्र रूप दिखाया था वो भूल गए, वो अलग बात है कि फिर हमारे वीर योद्धाओं ने धूल चटा दी थी उनको। खान लिख रहे हैं अपने आप को, ये आप नाम तो सुनिए, खान है ये। खान का मतलब पठान बताते हैं अपने आप को। इनकी शक्ल देखिए, ये पठान लग रहे हैं आपको? इस दुनिया से ज्यादा आप पठान हैं? जाओ, आप अफगानिस्तान से ताल्लुक रखते हैं? जाना है, लेकिन जिस यार तलवार की जोर पे छोड़ो ना। मान जी, आप जो पठान, अच्छा ठीक है अखिल जी, अखिल जी ठीक है, चलिए ठीक है, एक एक करके बात करेंगे। अखिल जी, आप मान जी जो अभी पठान की बात कर रहे थे, मान जी आप पठान की बात कर रहे थे अखिल जी को लेकर, मेरे को तो ऐसा लगता है इनकी सोच को समझ के तालिबानी है, क्योंकि सोच बिल्कुल वही है इनकी। पठान है भाई, ये पठान है ही नहीं। ठीक है, अधिवक्ता और जुड़ गई हैं इसी बीच कनिका भारद्वाज हमारे साथ। कनिका जी स्वागत आपका। कनिका जी, इस तरीके से इंग्लैंड सरकार ने कानून यहां पर ला दिया कि मुसलमानों के प्रति अगर कुछ भी कहोगे तो वो अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। इस कानून को आप कैसे देख रहे हो, कैसे समझ रही हैं, इसके दुष्प्रभाव क्या होंगे और लोकतंत्र में इसको लाना कितना हद तक आप सही मान रही हैं? ऐसे तो गलत है, लेकिन आपकी सोच जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। देखिए 100% गलत है, क्योंकि देखिए हमारी सोच के हिसाब से तो किसी भी जाति धर्म के हिसाब से अगर आप किसी भी कम्युनिटी को बांटते हैं तो ये तो हमारे हिसाब से तो वैसे भी गलत ही है। तो हम तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही सोच रखेंगे, ऑब्वियस ही बात है। साथ ही में इसका बहुत बड़े लेवल पे मिसयूज होगा, क्योंकि अगर आप देखिए, अगर हम ग्लोबली भी देखें तो किस तरह से जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है, किस तरह से ये आप अगर टेररिज्म का भी देखेंगे, पूरे दुनिया में टेररिज्म की वजह से जो है इतना वायलेंस और इतना एग्रेशन इस देश में फैल चुका है। अगर इस तरह से हम विरोध भी नहीं कर पाएंगे, और इसमें साफ लिखा गया है कि अगर मुस्लिम के प्रति नफरत जो है वो अपराध माना जाएगा, तो ये भी क्लियर नहीं है कि सिर्फ इंटेंशन क्या होगी क्या नहीं होगी। अगर हम विरोध ही नहीं कर पाएंगे इस चीज़ का, तो मुझे लगता है बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और वैसे भी किसी भी आधार पे दो कम्युनिटीज़ को बांट देना कि भाई अगर आप मुस्लिम के बारे में कुछ बोलते हो, गलत बोलते हो, चाहे वो गलत हो, मतलब ऐसा तो नहीं है कि वो गलत ना हो और तब हम गलत बोल रहे हो। गलत कई उन सबको ये सब जानते हैं, यूनिवर्सली जानते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो गलत है। और अगर मैं स्पेसिफिकली इंडिया की बात देखो तो इंडिया में तो इतने बड़े लेवल पर अगर आप देखिए तो 95% जो टेररिज्म फैला है वो इसी कम्युनिटी की वजह से फैला है, जिसमें कोई डाउट नहीं है। और ये फैक्चुअल रिकॉर्ड में बोल रही हूँ, अपने मन से मनगढ़ंत बातें नहीं कर रही हूँ। तो इसके अलावा अगर आप देखिए ब्लैकमेलिंग, एक्सटॉर्शन, अभी रिसेंट में मुंबई महाराष्ट्र का भी केस आया है जिसमें एक 18-19 साल का लड़का जो है वो 108 लड़कियों को ब्लैकमेल कर रहा है, उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट कर रहा है। तो वो भी एक केस सामने आया। तो आप देखिए कितनी बड़ी चेन है, और ये एग्जिस्टेंस में होने के बाद अगर इस तरह के लॉ आएंगे तो कितनी ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम है
ऑब्वियसली नेशनल सिक्योरिटी को तो थ्रेट रहता ही है, ऐसे अगर लॉ बनते हैं। 100% बनेगा जी। लेकिन मेरे को लगता है ग्लोबली भी बहुत थ्रेट बैठा, डेफिनेटली ग्लोबल थ्रेट भी होता है। तो ये एक बहुत सोचने वाली बात है। इट्स अ वेरी सीरियस मैटर ये जो इंग्लैंड ने पास किया है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनको इमीडिएट बेसिस पे इसको या तो रद्द करना चाहिए या इसमें मेजर अमेंडमेंट्स लाने चाहिए। और ऐसी कोई चीज इंडिया में तो खैर नहीं आ सकती, फॉर द रीजन बीइंग कि हमारे पास आर्टिकल 14 है, विच इज राइट टू इक्वालिटी। बिल्कुल अरविंद जी, क्योंकि जिस तरीके से कनिका जी ने समझाया और बिल्कुल ठीक बात कही है, अखिल जी को भी समझनी चाहिए कि ऐसे तो फिर साफ तौर पर आतंकवाद बढ़ेगा। अब वहां पर किसी जिहादी ने जैसे जैसे लब जिहाद यहाँ पर कर देते हैं वहां पर भी करेंगे, क्योंकि पैटर्न तो सेम है इन लोगों का जिहादियों का। तो वहां पर अगर ये इस तरीके से लब जिहाद करेंगे, अगर कोई कुछ बोलेगा तो फिर वहां पर मुकदमा लग जाएगा, तो ऐसे तो बहुत परेशानी हो जाएगी। और बताइए अखिल जी उसी की चीज का समर्थन कर रहे हैं। देखिए प्रद्युमन जी, एक बात तो लगभग तय है कि खासकर रिलीजियस आइडेंटिटी को लेकर अगर लॉ बनता है तो ये मुझे लगता है कि जो नेचुरल जस्टिस है या लॉ का जो बेसिक जो चीज वो उसको वायलेट करता है। क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि सब समान जो व्यवहार है वो अगर हैं और आप उसमें कल्चरल या रिलीजियस या रीजनल आइडेंटिटी के अगर आप डिस्क्रिमिनेशन करेंगे तो मुझे लगता है कि ये किसी भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के लिए अच्छा नहीं होगा, इतना तय है। पर अब हमें प्रद्युमन साहब एक चीज समझने की जरूरत है कि दरअसल इस्लामिक कट्टरपंथ होता क्यों है। इसका हमें कारण समझना है कि जब भारत विभाजन हुआ था तो जितने भी जो साधन संपन्न जो मुसलमान थे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इस्लामिक स्कॉलर का स्टेटमेंट है, इसलिए इसकी जो रिलायबिलिटी है वो भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। जितने भी साधन संपन्न जो मुस्लिम थे वो सब पाकिस्तान चले गए, क्योंकि वो हवाई जहाज अफोर्ड कर सकते थे, नई जगह पे नई अपनी संपत्ति खरीद सकते थे, वो कर सकते थे। भारत में जो मुस्लिम रहे हैं उनमें आमतौर पे गरीब मुस्लिम रहे हैं, और हम जानते हैं कि जहां गरीबी होती है वहां कट्टरपंथ ज्यादा होता है। तो यह चीजें हमें समझनी पड़ेगी, और मुझे लगता है कि हमें एक तरीके से भारत में वो वाला राष्ट्रवाद पैदा करना होगा जिसके कारण कि लोगों में हमारे देश के प्रति एक खास लगाव पैदा हो। क्योंकि यह उन्हें समझना ही होगा, उन सारे ही जो भारत के प्रति जो अलगाववादी विचारधारा रखते हैं, कि उनका हित भारत से बेहतर कहीं नहीं हो सकता है। अगर भारत की उन्नति होगी तो ही भारत कुछ कर पाएगा। और हमें यह भी मालूम है कि इतनी बड़ी आबादी को हम कहीं दूसरी जगह धकेल नहीं सकते हैं। तो हमें धीरे धीरे यह सीखना होगा या उन्हें यह सिखाना होगा कि हम एक साथ मिलकर कैसे रह सकते हैं। और मुझे लगता है कि इसी में है एक जो मैं महत्वपूर्ण बात करके अपनी बात खत्म करता हूं कि इस्लामिक कट्टरपंथ क्यों हावी हो जाता है, जो खासकर उदारवादी विचारों पे। क्योंकि इस्लाम का कुछ पैटर्न ऐसा होता है कि वो एक तरीके का सेमेटिक रिलीजन है। सेमेटिक रिलीजन में मतलब ये होता है कि वहां पे एक धर्म गुरु होते हैं या उनका एक पवित्र धर्म स्थल होता है जैसे मक्का मदीना, और वैसे ही एक पवित्र धर्म ग्रंथ होता है, कुरान होता है, या ऐसे हर चीज एक होती है। तो उनमें कहीं ना कहीं जो रिलीजियस आइडेंटिटी होती है वो काफी स्ट्रांग होती है। जो रिलीजियस स्टडीज करने वाले हैं उनको ये अच्छे से पता है। हिंदुओं में अलग चीज होती है, जैसे धर्म गुरु एक नहीं होता है, बहुत सारे तमाम धर्म गुरु। शंकराचार्य ही लें तो हम 4 हैं, या अभी भारत सरकार की अगर मान्यता प्राप्त अगर कहें तो 4 से भी ज्यादा संख्या है उनकी। तो ये तमाम चीजें हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ पे ये जो पवित्र धर्म ग्रंथ भी कोई एक नहीं है, वेद है, उपनिषद है, पुराण है। तो एक तरीके से जो प्रजातांत्रिक मूल्य होते हैं वो हिंदू धर्म में काफी स्ट्रांग होते हैं, और इसी कारण बहुत सारे धर्मों को हमारे जो हमारे हिंदू धर्म के सिद्धांत हैं उनमें प्रश्रय मिलता है। बिल्कुल, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन अब समय कम है। आखिरी प्रतिक्रिया लूंगा मान जी से। मान जी, अब मुझे उम्मीद है कि जो यहाँ पर बैठे ऐसे कट्टरपंथी लोग हैं और जो खालिस्तान मानसिकता के लोग हैं, इनको कहीं ना कहीं सीख लेनी चाहिए वहां के बैठे सरदारों से। निश्चित रूप से देखिए, जो अभी थोड़ी देर पहले भाई साहब बात कह रहे थे वो सत्य है। क्योंकि अरविंद जी, ये K2K प्रोजेक्ट है, कॉर टू खान प्रोजेक्ट चल रहा है, और आज से नहीं कभी से चल रहा है। और जो ग्रूमिंग गैंग्स हैं ये बहुत पहले से एक्टिव हैं। और अगर आप देखेंगे तो जैसे हमारी बहन अभी थोड़ी देर पहले कह रही थी कनिका जी कि 95% या 93%, मैं आपको ठीक करता हूं 100%, 100% जो है
रेडिकलाइजेशन आपको यहीं मिलेगी। चलो आपको ठीक है, 100% अब समय कम है, मैं आपको माफी के यहीं से साथ रोकना चाहूंगा, समय कम है। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए। साफ तौर पर आपने देखा कि ब्रिटेन में कट्टरपंथ पर सवाल उठाना अब अपराध हो रहा है। जागने की जरूरत अब भी है, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति है वो बेहद गंभीर है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।